मेरे प्रिय आत्मन, क्या तुमने कभी अपने भीतर गहराई से झांककर यह अनुभव किया है कि जीवन के कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम आनंद के चरम पर हो, लेकिन उसी क्षण तुम अपनी जीवन शक्ति के सबसे बड़े क्षय के करीब भी खड़े होते हो। तुम्हें यह सब एक सामान्य शारीरिक क्रिया लगता है, शरीर की एक प्राकृतिक मांग, जिसे पूरा करने के बाद तुम हल्का महसूस करते हो। लेकिन क्या तुमने कभी यह समझने की कोशिश की है कि जिस हल्केपन को तुम सुख समझते हो वह वास्तव में तुम्हारी अपनी संचित शक्ति का क्षरण है। तुम्हारे शरीर और मस्तिष्क द्वारा महीनों में तैयार किया गया सार तत्वों का अचानक बाहर चले जाना है। आज मैं तुमसे उस गहरे विज्ञान की बात कर रहा हूं जिसे आधुनिक प्रयोगशालाएं अभी पूरी तरह समझ नहीं पाई हैं, लेकिन प्राचीन मनीषियों ने अपनी अंतर्दृष्टि से बहुत पहले पहचान लिया था। आज का चिकित्सा विज्ञान भी इस तथ्य को देखकर चकित है कि शरीर की वह सफेद जीवन ऊर्जा और तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर प्रवाहित होने वाला सेरेब्रोस्पाइनल द्रव रासायनिक रूप से एक जैसी संरचना रखते हैं। प्रकृति कभी व्यर्थ नहीं करती, वह संयोगों पर नहीं चलती। यदि शरीर के इन दो सबसे महत्वपूर्ण द्रवों की बनावट एक जैसी है तो निश्चित ही उसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य है। यह रहस्य यदि समझ में आ जाए तो मनुष्य अपनी चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जा सकता है, और यदि न समझे तो वह केवल जैविक प्रक्रियाओं तक सीमित रह जाता है। जरा विचार करो, तुम्हारे मस्तिष्क को प्रकृति ने कितनी सुरक्षा दी है कठोर खोपड़ी के भीतर, और फिर भी उसे एक विशेष द्रव में तैरता हुआ रखा है ताकि वह सुरक्षित और सक्रिय बना रहे। योग परंपरा इस द्रव को जीवन ऊर्जा का सूक्ष्म रूप मानती है। वही ऊर्जा जो नीचे की दिशा में जाए तो प्रजनन शक्ति बनती है, और यदि ऊपर उठे तो चेतना का विस्तार करती है। समस्या यह है कि मनुष्य को कभी यह बताया ही नहीं गया कि उसके भीतर कितना बड़ा खजाना छिपा है, इसलिए वो बाहर सुख खोजता रहता है, जबकि उसके भीतर ही वो रसायन बन रहा होता है जो उसकी बुद्धि, स्मृति और आभा को बदल सकता है। अब समझो कि तुम्हारे शरीर में जो कुछ बनता है वह अचानक नहीं बनता। तुम जो भोजन करते हो वह पहले पचकर रस बनता है, उस रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और अंत में इस पूरी प्रक्रिया का सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली सार वीर्य के रूप में तैयार होता है। यह एक क्षण की नहीं बल्कि लंबी जैविक प्रक्रिया की कमाई है। जैसे हजारों गन्नों को पेरकर और फिर उनके रस को लंबे समय तक पकाकर थोड़ी सी शक्कर प्राप्त होती है, वैसे ही शरीर की अनेक प्रक्रियाओं के बाद यह अंतिम सार बनता है। अब सोचो, जिस तत्व को बनाने में शरीर की इतनी ऊर्जा लगी उसे तुम कुछ क्षणों के उत्तेजना में खो देते हो और फिर उस खालीपन को हल्कापन समझ लेते हो। वास्तव में यह हल्कापन नहीं बल्कि शक्ति का ह्रास है। इसीलिए इस विषय को केवल नैतिकता या सामाजिक दृष्टि से नहीं बल्कि जैविक और ऊर्जात्मक दृष्टि से समझना आवश्यक है, क्योंकि शरीर के इस सार का सीधा संबंध तुम्हारे तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क से है। आधुनिक शोध बताते हैं कि वीर्य में वही तत्व पाए जाते हैं जो मस्तिष्क की कोशिकाओं के निर्माण में उपयोग होते हैं, जैसे फास्फोरस और लेसिथिन। ये वही तत्व हैं जो नसों की कार्यक्षमता, स्मृति और मानसिक स्पष्टता के लिए आवश्यक है। शरीर के पास इन तत्वों की मात्रा सीमित होती है और उसे लगातार निर्णय लेना पड़ता है कि इन्हें मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने में लगाए या प्रजनन द्रव के निर्माण में। यही कारण है कि जब व्यक्ति अत्यधिक भोग में लिप्त होता है तो धीरे धीरे उसकी मानसिक स्पष्टता कम होने लगती है, स्मरण शक्ति कमजोर होती है और मन में धुंध सी छाने लगती है। आज जिस ब्रेन फॉग की समस्या युवा अनुभव कर रहे हैं उसका एक कारण यही ऊर्जा असंतुलन भी है। जब मस्तिष्क को उसका आवश्यक पोषण नहीं मिलता तो ध्यान, एकाग्रता और आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से प्रभावित होते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे किसी इंजन से ईंधन निकाल दिया जाए और फिर उम्मीद की जाए कि वह पूरी क्षमता से चले। ऊर्जा के बिना मानसिक कार्य क्षमता संभव नहीं है। ध्यान, अध्ययन, रचनात्मकता,
या गहरा चिंतन, इन सब के लिए ऊपर की दिशा में प्रवाहित होने वाली शक्ति चाहिए। लेकिन यदि ऊर्जा लगातार नीचे की दिशा में खर्च होती रहे तो मानसिक स्तर पर सूखापन आना स्वाभाविक है। प्रकृति का नियम सरल है, ऊर्जा हमेशा कम प्रतिरोध वाले मार्ग की ओर बहती है और नीचे की दिशा उसी का प्रतीक है। ऊपर उठाना प्रयास मांगता है, जागरूकता मांगता है, और यही प्रयास मनुष्य को पशु प्रवृत्ति से अलग करता है। यही समझ इस विषय की शुरुआत है। अब शरीर की संरचना को थोड़ा और गहराई से समझो, क्योंकि यहीं से उस ऊर्जा के रूपांतरण का विज्ञान शुरू होता है। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी केवल शरीर को सीधा रखने का ढांचा नहीं है, यह वास्तव में एक ऊर्जात्मक मार्ग है, एक सीढ़ी है जिसके माध्यम से जीवन शक्ति नीचे से ऊपर की ओर उठ सकती है। जब शरीर में यह सार तत्व बनता है और उसे बार बार बाहर खर्च नहीं किया जाता, तब शरीर उसे नष्ट नहीं करता बल्कि पुनः अवशोषित करने लगता है। इस प्रक्रिया को आधुनिक विज्ञान रीअब्जॉर्प्शन कहता है और योग की भाषा में इसे ऊर्जा का रूपांतरण माना गया है। यही वह अवस्था है जहां वीर्य धीरे धीरे ओजस में बदलता है, एक सूक्ष्म शक्ति में जो सीधे तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को पोषण देती है। लेकिन इससे पहले तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति को समझना होगा। आज अधिकांश लोग जिसे प्रेम समझते हैं वह अक्सर केवल शारीरिक आकर्षण या क्षणिक उत्तेजना होती है। जब ऊर्जा बार बार बाहर जाती है तो शरीर को झटका लगता है और इसीलिए उस क्रिया के बाद अक्सर एक खालीपन, थकान या हल्की उदासी महसूस होती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जीवन का सार गिरता है तो शक्ति घटती है, और यदि वही ऊर्जा संरक्षित होकर ऊपर उठे तो वही जीवन शक्ति बनती है। यह कोई नैतिक उपदेश नहीं है, यह केवल कारण और परिणाम का नियम है। जैसे आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा, वैसे ही यदि शरीर की मुख्य ऊर्जा लगातार खर्च होती रहे तो मानसिक और शारीरिक क्षमता पर उसका प्रभाव दिखाई देगा। चिड़चिड़ापन, थकान, ध्यान की कमी, जल्दी गुस्सा आना, उत्साह की कमी, ये सब अक्सर कमजोर तंत्रिका तंत्र के संकेत होते हैं। जब नसों को उनका पोषण नहीं मिलता तो वे सूखी तारों की तरह काम करती। जैसे बिना तेल की मशीन घर्षण से गर्म हो जाती है, वैसे ही मन बेचैन और अस्थिर होने लगता है। लोग इसे तनाव या डिप्रेशन का नाम देते हैं, लेकिन कई बार यह केवल ऊर्जा की कमी का परिणाम होता है। जब शरीर के भीतर पर्याप्त जीवनी शक्ति होती है तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से शांत, स्थिर और आकर्षक महसूस होता है। तुमने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी उपस्थिति ही सुकून देती है, क्योंकि उनका आंतरिक ऊर्जा तंत्र संतुलित होता है। इसके विपरीत जब ऊर्जा का स्तर कम होता है तो मन अस्थिर रहता है, आत्मविश्वास गिरता है और व्यक्ति भीतर से खाली महसूस करता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझो, मस्तिष्क जिस द्रव में तैरता है वही मूल रूप से उस ऊर्जा का सूक्ष्म आधार है, और जब शरीर अपनी शक्ति बचाता है तो यही तत्व वापस रक्त में मिलकर उच्च गुणवत्ता वाली ऊर्जा में बदल जाता है, जिसे आयुर्वेद ओजस कहता है। ये ओजस ही चेहरे की चमक, आंखों की स्थिरता, आवाज की ताकत और व्यक्तित्व की प्रभावशीलता का कारण बनता है। लेकिन आज का मनुष्य भ्रम में जी रहा है। उसे बताया गया है कि यदि वह अपनी ऊर्जा को रोकेगा तो उसे नुकसान होगा, जबकि सच्चाई यह है कि शरीर स्वयं एक रूपांतरण मशीन है। समस्या रोकने में नहीं, समझ के बिना रोकने में है। यदि ऊर्जा को केवल दबाया जाए और उसे ऊपर उठने का मार्ग न दिया जाए तो वह मानसिक तनाव या कुंठा बन सकती है। इसलिए केवल संयम पर्याप्त नहीं है, जागरूकता आवश्यक है। यही वह स्थान है जहां विज्ञान और योग एक साथ मिलते हैं। कोयला और हीरा दोनों एक ही तत्व से बने होते हैं, अंतर केवल दबाव और रूपांतरण का होता है। उसी तरह कच्ची ऊर्जा यदि नीचे खर्च होती रहे तो केवल शारीरिक स्तर पर सीमित रहती है, लेकिन यदि वही ऊर्जा जागरूकता और संतुलन के साथ ऊपर की ओर प्रवाहित हो तो वही बुद्धि, रचनात्मकता और आध्यात्मिक अनुभव में बदल जाती है। प्राचीन परंपराओं में इसे अमृत कहा गया है,
क्योंकि जब मस्तिष्क पूरी तरह पोषित होता है तो भीतर एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव होता है जो बाहरी सुखों से कहीं अधिक स्थायी होता है। यही कारण है कि बिना ऊर्जा के ध्यान, प्रार्थना या कोई भी साधना गहराई तक नहीं जा सकती। होश के लिए ऊर्जा चाहिए, स्थिरता के लिए ऊर्जा चाहिए और चेतना के विस्तार के लिए भी ऊर्जा चाहिए। इसलिए यह समझना जरूरी है कि उद्देश्य दमन नहीं बल्कि रूपांतरण है। जब ऊर्जा को सही दिशा मिलती है तो वही व्यक्ति जो पहले अस्थिर और थका हुआ था, धीरे धीरे केंद्रित, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली बनने लगता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस ऊर्जा को केवल बचाया कैसे नहीं जाए, बल्कि इसे ऊपर की दिशा में प्रवाहित कैसे किया जाए, क्योंकि केवल रोकना समाधान नहीं है। यदि पानी को रोककर एक जगह जमा कर दिया जाए और उसे प्रवाह का रास्ता न दिया जाए तो वह सड़ने लगता है। उसी प्रकार यदि जीवन ऊर्जा को दबा दिया जाए लेकिन उसे रूपांतरण का मार्ग न मिले तो वह भीतर तनाव, चिड़चिड़ापन और मानसिक असंतुलन पैदा कर सकती है। इसलिए समझो कि ऊर्जा को रोकना नहीं, दिशा देना आवश्यक है। शरीर के मध्य में स्थित मेरुदंड केवल हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह एक ऊर्जात्मक मार्ग है जो नीचे के केंद्रों को ऊपर के चेतन केंद्रों से जोड़ता है। योग की भाषा में कहा गया है कि मूलाधार में जीवन की कच्ची शक्ति सोई रहती है और सहस्रार में चेतना का पूर्ण प्रस्फुटन होता है। आधुनिक विज्ञान इसे तंत्रिका तंत्र की मुख्य धुरी मानता है, जबकि योग इसे सुषुम्ना नामक ऊर्जा मार्ग के रूप में देखता है। जब ऊर्जा केवल नीचे की दिशा में खर्च होती है तो वह जैविक सृजन तक सीमित रहती है, लेकिन जब वही ऊर्जा जागरूकता और आंतरिक ऊष्मा के कारण सूक्ष्म बनती है तो उसका स्वभाव बदल जाता है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण देखो। पानी हमेशा नीचे बहता है, लेकिन जब वही पानी गर्म होकर भाप बन जाता है तो ऊपर उठता है। इसी प्रकार कच्ची काम ऊर्जा नीचे की ओर जाती है, लेकिन जब उस पर जागरूकता की गर्मी पड़ती है तो वह सूक्ष्म होकर ऊपर की दिशा में प्रवाहित होने लगती है। यहाँ सबसे बड़ी भूल लोग यह करते हैं कि वे काम ऊर्जा को दुश्मन समझ लेते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। दमन हमेशा उल्टा परिणाम देता है, क्योंकि जिस ऊर्जा को दबाया जाता है वह किसी न किसी रूप में विस्फोट करती ही है। सही तरीका यह है कि जब भी भीतर उत्तेजना उठे तो उसे बिना घबराए देखा जाए, उसके साथ बहा न जाए, बल्कि साक्षी बनकर उसे महसूस किया जाए। यही साक्षी भाव भीतर ऊष्मा पैदा करता है। जैसे ही चेतना उस ऊर्जा को देखने लगती है, उसका प्रवाह बदलने लगता है। धीरे धीरे वही ऊर्जा जो बाहर निकलना चाहती थी, भीतर ही ऊपर की ओर मुड़ने लगती है। इसमें कोई जोर लगाने की आवश्यकता नहीं होती, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है तो मेरुदंड के विभिन्न केंद्र सक्रिय होने लगते हैं और अंततः जब यह शक्ति मस्तिष्क तक पहुंचती है तब भीतर की ऊर्जा पहुंचने है। वो व्यक्ति के अनुभव में गहरा परिवर्तन आने लगता है। प्राचीन योगियों ने इसे अमृत अनुभव कहा है, क्योंकि इस अवस्था में भीतर एक गहरी प्रसन्नता, स्थिरता और संतोष उत्पन्न होता है जो बाहरी उत्तेजनाओं पर निर्भर नहीं रहता। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि न्यूरोकेमिकल स्तर पर होने वाला परिवर्तन है, जहां मस्तिष्क के उच्च केंद्र अधिक सक्रिय होने लगते हैं और व्यक्ति की जागरूकता का स्तर बदल जाता है। तब व्यक्ति को यह समझ आने लगता है कि क्षणिक सुख के लिए ऊर्जा को खोना वास्तव में कितनी बड़ी हानि थी। नीचे गिरने में जो थोड़ी उत्तेजना मिलती थी, उसकी तुलना में ऊपर उठने का अनुभव कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। लेकिन इस परिवर्तन के लिए केवल समझ पर्याप्त नहीं है, जीवन शैली में भी बदलाव आवश्यक है। क्योंकि यदि जीवन के बाकी हिस्से उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहे तो ऊर्जा का रूपांतरण संभव नहीं होगा। शरीर, भोजन, विचार और दिनचर्या सबको इस दिशा में संतुलित करना होगा। ऊर्जा का विज्ञान केवल ध्यान तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर छोटे चुनाव से जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाकर उसे केंद्रित करना शुरू करता है, तब उसकी एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक स्पष्टता आती है और भीतर स्थिरता का अनुभव होने लगता है।
यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति प्रतिक्रिया से जागरूकता की ओर बढ़ता है, और जैसे जैसे यह प्रक्रिया गहरी होती जाती है वैसे वैसे नीचे की प्रवृत्तियां कमजोर और ऊपर की चेतना मजबूत होने लगती है। यही वास्तविक रूपांतरण की शुरुआत है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात समझो, क्योंकि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह जीवन में उतर सके। ऊर्जा को समझ लेना पर्याप्त नहीं है, उसे साधना पड़ता है, उसे रोजमर्रा की आदतों में उतारना पड़ता है। यदि जीवन की दिशा वही पुरानी रहे, भोजन वही रहे, विचार वही रहे, वातावरण वही रहे, तो ऊर्जा का रूपांतरण संभव नहीं होगा। सबसे पहला आधार है भोजन। तुम जो खाते हो वही तुम्हारे शरीर का निर्माण करता है और वही तुम्हारी मानसिक अवस्था को भी प्रभावित करता है। भारी, अत्यधिक मसालेदार, रसायनों से भरा अत्यधिक उत्तेजक भोजन शरीर में असंतुलन पैदा करता है और ऊर्जा को स्थिर होने नहीं देता। ऐसे आहार से शरीर में उत्तेजना तो बढ़ती है, लेकिन वह स्थिरता और शांति नहीं आती जो ऊर्जा को ऊपर ले जाने के लिए आवश्यक है। हल्का, सात्विक, ताज़ा और प्राकृतिक भोजन शरीर को संतुलित करता है, रक्त को शुद्ध रखता है और ऊर्जा को स्थिर बनाता है। याद रखो, जो द्रव गाढ़ा और संतुलित होता है उसे बहाना कठिन होता है, और जो असंतुलित और पतला होता है वह थोड़े से दबाव में ही बिखर जाता है। दूसरा आधार है इंद्रियों का संयम। आज का वातावरण लगातार उत्तेजना पैदा करने वाला है। आंखें जो देखती हैं और कान जो सुनते हैं वही मन की दिशा बनाते हैं। यदि मन दिन भर उत्तेजक चित्रों, अशांत समाचारों और वासनात्मक सामग्री से भरा रहेगा तो रात में भी वही संस्कार सक्रिय होंगे और ऊर्जा नीचे की ओर ही प्रवाहित होगी। इसलिए आंखों और कानों पर पहरा आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार से भाग जाओ, बल्कि यह कि सजग होकर चुनाव करो। जो विचार आते हैं उन्हें पकड़ो मत, उन्हें गुजरने दो। विचार का आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे पकड़कर उसका विस्तार करना ही समस्या बन जाता है। जैसे ही कोई उत्तेजक विचार आए, गहरी सांस लो, रीढ़ सीधी करो और ध्यान को श्वास पर ले आओ। धीरे धीरे मन की पकड़ कमजोर होने लगेगी। तीसरा आधार है शरीर की स्थिति। रीढ़ का सीधा रहना केवल शारीरिक मुद्रा नहीं है, यह ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति झुकता है तो उसकी चेतना भी नीचे गिरती है, और जब वो सीधा बैठता या खड़ा होता है तो भीतर जागरूकता स्वतः बढ़ जाती है। दिन भर में जितनी बार या ध आए, अपनी रीढ़ को सीधा करो। यह छोटी सी आदत धीरे धीरे ऊर्जा के प्रवाह को बदल देती है। चौथा आधार है रात की तैयारी, क्योंकि सबसे अधिक ऊर्जा का ह्रास नींद की अचेत अवस्था में होता है। सोने से पहले का समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि सोने से पहले मोबाइल स्क्रीन या उत्तेजक सामग्री देखी जाएगी तो वही सब अवचेतन में चलता रहेगा। इसके बजाय सोने से पहले शरीर को शांत करो, पैरों को ठंडे पानी से धो, कुछ मिनट शांत बैठकर श्वास को देखो या कोई सकारात्मक विचार मन में लेकर सो। जिस भाव में तुम सोते हो वही भाव रात भर भीतर काम करता है। यदि तुम शांति में सोओगे तो सुबह ऊर्जा के साथ जागोगे। धीरे धीरे यह प्रक्रिया तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को बदलने लगेगी। चेहरा शांत होगा, आंखों में स्थिरता आएगी और मन में स्पष्टता बढ़ेगी। तब तुम्हें समझ आएगा कि वास्तविक शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। यह शरीर कोई साधारण संरचना नहीं, यह एक वाद्य यंत्र है। यदि इसके तार ढीले हों तो जीवन बेसुरा होगा, और यदि उन्हें सही संतुलन में साध लिया जाए तो यही जीवन संगीत बन जाता है। ऊर्जा और चेतना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक दिशा में वही ऊर्जा केवल जैविक जीवन तक सीमित रहती है, दूसरी दिशा में वही ऊर्जा जागृति और आत्मबोध का कारण बनती है। संसार का वातावरण चाहे जैसा भी हो, वही तुम्हारी परीक्षा है। कीचड़ में ही कमल खिलता है, और जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को संभाल लेता है वह उसी संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाता है।
जब ये ऊर्जा धीरे धीरे मस्तिष्क को पोषण देने लगती है तो व्यक्ति की स्मृति, एकाग्रता और आंतरिक शांति स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगती है। तब उसे बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती, वह स्वयं में स्थिर हो जाता है। यही वास्तविक आत्मविश्वास है, यही ओज है। और अंत में याद रखो, यह कोई एक दिन का परिवर्तन नहीं है। पुरानी आदतें बार बार खींचेंगी, मन भटकेगा, शरीर पुराने रास्तों की ओर जाएगा। लेकिन हर बार गिरने पर केवल एक काम करना है, फिर से जाग जाना। धीरे धीरे जैसे जैसे भीतर का अनुभव गहरा होगा, वैसे वैसे नीचे गिरने की इच्छा अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब किसी को असली आनंद का स्वाद मिल जाता है तो वह क्षणिक सुखों में रुचि खो देता है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति, वही प्रकाश, वही संभावना छिपी है। उसे पहचानो, उसे बचाओ, उसे ऊपर उठाओ और अपने जीवन को केवल जियो मत, उसे जागरूकता का उत्सव बना दो।